नमस्कार। जनता बनाम नेता में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बातचीत हो रही है नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश रामचंद्र नमस्कार। जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आप सभी का। बातचीत हो रही है नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से। और जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि नेताओं के विशेष आचरण के अंतर्गत एक आचरण ये भी होना चाहिए कि नेता अपने पद पर आने से पहले और पद पर बने रहने के दौरान अपनी संपत्ति, अपनी हैसियत का पूरा ब्यौरा जनता को लगातार देते रहें, ताकि जनता ये जान पाए कि नेता कितनी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में हमारे साथ है नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी। तो सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी हैं जिनका पालन नेताओं को करना चाहिए। इसी विषय पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और सर आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि नेताओं के दूसरे और महत्वपूर्ण आचरण क्या है? नेताओं का जो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है वो है कानून बनाना। लेकिन कोई भी नेता ऐसा नहीं, नेताओं का जो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है वह है कानून बनाना। और कानून बनाने के लिए नेताओं का एक आचरण होना चाहिए। और वो आचरण इस प्रकार का होना चाहिए कि कानून आखिर में बनता किसके लिए? कानून बनता है जनता के लिए, जनता के फायदे के लिए, या जनता को बहुत चीजों में अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो नुकसान से रोकने के लिए। मुख्य रूप से कानून इसलिए बनाया जाता है कि हर तरह से जनता के हित में कैसे व्यवस्था लाई जाए। तो ये इस व्यवस्था को लाने के लिए जो व्यवस्था नेतागण कानून बना के देते हैं, उस व्यवस्था के बारे में नेतागण कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं, न उसके बारे में वो जनता से संवाद करते हैं। ऐसा आज तक नहीं हो रहा है कि नेता कानून बनाने के पहले उस कानून के बारे में जनता के बीच में जाएं, पूछें, बताएं कि ये कानून आने वाला है, लोगों से बहस करें, उनसे संवाद करें, या जिस लोगों से उस कानून का संबंध है उन लोगों के उस ग्रुप से बातचीत करें। तो इस तरह से नेता ने कोई संवाद कानून बनाने में जनता के साथ कोई आज तक नहीं समझता कि 60 वर्षों में इस देश में ऐसी व्यवस्था नेताओं ने बनाई कि जिससे वो जनता के प्रति, जनता से सीधा संवाद कर सकें कानून के बनाने के लिए। तो ये आचरण का एक बहुत महत्वपूर्ण, जो उनका मुख्य दायित्व है कानून बनाना। बाकी तो सब उनके दायित्व नहीं है। ये राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति व्यवस्था नहीं है, यहाँ संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में जो प्रतिनिधि हैं, चाहे एमएलए हों, एमपी हों, इनका मुख्य रूप से एक ही काम है कि कानून बनाने में सहयोग करना, व्यवस्था को किस तरह से नियंत्रित की जाए उस पर एक नियंत्रण रखना। ये जहां राष्ट्रपति प्रणाली है वहां विधायकों को चुने हुए प्रतिनिधियों का काम ये नहीं है कानून बनाना। उनका तो ये काम है कि राष्ट्रपति को एक बार चुन देते हैं और राष्ट्रपति अपना प्रशासनिक दायित्व उस हिसाब से निर्वाह करता है। वहां कानून बनाने के लिए दूसरे लोग होते हैं। तो इसलिए यहां जो अपनी जो व्यवस्था है संसदीय प्रणाली, इसमें जो कानून बनाने की अधिकार नेताओं को या जो उनका मुख्य कर्तव्य दिया गया है, उस कर्तव्य को जनता के संवाद से नेतागण ठीक ढंग से निर्वाह करें। तो मैं समझता हूं कि उनके आचरण का ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए कि नेतागण कानून बनाने में जनता के साथ संवाद करें। और ये अगर उनके आचरण में अगर आ गया तो बहुत सारे जो देश में कानून बन रहे हैं उसमें फिर जनता का विश्वास भी रहेगा, जनता का आस्था रहेगा, और फिर जनता सामान्य ढंग से उस कानूनों को तोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो जनता समझ चुकी है कि कानून उसके हित के लिए बनाए जा रहे हैं, या जनता को किसी चीज से नुकसान हो रहा है तो उसको रोकने के लिए बनाया जा रहा है। तो इसमें जनता का भी उस कानून बनाने में सहयोग होगा। और ये नेताओं का ही दायित्व है कि कानून बनने और जनता के बीच में एक धुरी की तरह से काम करके एक मजबूत कानून और मजबूत व्यवस्था जनता के हित में लाने की कोशिश करें, जो कि नेता नहीं करते हैं। तो इसलिए उनके ये आचरण का अंग होना चाहिए। लोकतंत्र है, जनता का शासन है, तो जाहिर है कानून बनाते समय भी जनता की राय ली जानी आवश्यक है। लेकिन सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब जनता खुद उदासीन है इस विषय पर, तो नेता उनसे क्यों कंसल्ट करेंगे, क्यों उनसे संवाद करेंगे? ये सही बात है कि लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का एक मुख्य आधार भी है कि जितना नेता और जनता के बीच में संवाद रहेगा उतना ही लोकतंत्र अच्छा होगा। जितने अच्छे कानून बनेंगे उतने ही जनता का फायदा होगा, जितने अच्छे कानून बनेंगे उतने ही व्यवस्था अच्छी चलेगी। तो लोकतंत्र तो इसीलिए लाया गया है
कि लोकतंत्र में जनता के साथ निरंतर हर सरकारी या व्यवस्था संबंधी गतिविधियों में जनता का सीधी भागीदारी हो, जनता का हमेशा राय लिया जाए, जनता को एक तरह से इन्वॉल्व किया जाए। जितने लोकतंत्र में जितने ज्यादा जनता इन्वॉल्व होगी उतने ही ज्यादा बेहतर व्यवस्था मिलेगा जनता को, उतनी ही मजबूत लोकतंत्र होगा, उतने ही लोकतंत्री प्रणाली हमारी निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। अगर जनता की उपेक्षा करके हम ये कहते हैं कि जनता उदासीन है इसलिए हम जनता से भागीदारी नहीं करेंगे, ये भी दायित्व नेताओं का है कि जनता को उदासीन न होने दें। अगर जनता उदासीन भी है तो उन्हें जागरूक करें, उनको जाके बताएं कि आपका ये कर्तव्य है, आपको ये समझना पड़ेगा, ये आपका दायित्व है। ये नहीं है कि नेता को आपने चुन दिया और आपका जनता का दायित्व खत्म हो गया, बल्कि नेताओं को बताना पड़ेगा कि जितना नेता का दायित्व है कानून बनाना, उतने ही दायित्व जनता का भी है कि कानून के बारे में अपनी राय बताना, कानून के बारे में अब उसके अच्छे और बुरे के बारे में बहस करना, उसके बारे में चर्चा करना, ये जनता का भी दायित्व है। तो मैं समझता हूं कि अगर ये दोनों इस तरह से संवाद करेंगे तो उदासीनता भी खत्म हो जाएगी जनता की, और नेताओं का जो दायित्व है उसको ठीक ढंग से नेता निभा पाएंगे। नैतिक पार्टी जब तो निश्चित रूप से उसके प्रतिनिधि तो हमेशा ऐसा करेंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो नैतिक पार्टी आएगी तो नैतिक पार्टी इन सारे बातों पर जो नेता का क्या दायित्व है, जनता का क्या दायित्व है, जहां नेता का दायित्व है वो तो नैतिक पार्टी निर्वाह करेगी। लेकिन जहां जनता का जो गतिविधियां हैं उसके लिए भी जनता को तैयार करेगी। नैतिक पार्टी के प्रतिनिधि सिर्फ इसलिए ये कह के नहीं बन जाएंगे कि जनता नहीं रुचि ले रही है, उदासीन है, नहीं। ये नैतिक पार्टी के प्रतिनिधियों का दायित्व होगा कि जनता को जागरूक बनाए। तो इस तरह से नैतिक पार्टी एक तरह से जो बात कह रही है वो जो लोकतंत्री व्यवस्था है उस लोकतंत्री व्यवस्था में राजनीति को कैसे साफ किया जाए, राजनीति को कैसे शुद्ध किया जाए, राजनीतिक व्यवस्था में कैसे जनता का विश्वास बढ़ाया जाए, इस व्यवस्था को लोकतंत्री व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। तो इस सारे पहलुओं पर विचार करके नैतिक पार्टी ये इस तरह का प्रस्ताव ला रही है। और मैं समझता हूं कि अगर नैतिक पार्टी अगर अभी है भी नहीं सत्ता में फिर भी जनता को जागरूक करेगी कि आपको कानून बनाने में आपको सहयोग करना चाहिए, कानून बनाने में आपको चर्चा करनी चाहिए। लेकिन अगर जनता उदासीन है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि नैतिक पार्टी अगर सत्ता में नहीं भी हो तो भी कानून बनाने के लिए जनता को भागीदारी करने के लिए प्रेरित करेगी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि नैतिक पार्टी ऐसा कैसे करेगी? कानून तो बहुत सारे बनते रहते हैं, लेकिन अगर उसमें जनता की भागीदारी अगर किया जाए तो समझिए उस कानून में कितनी ताकत। या फिर आपसे हम एक उदाहरण देते हैं, आप ऐसे करते हैं, ठीक है। मैं इसको एक उदाहरण से बताना चाहूंगा कि अभी जब लोकपाल विधेयक आया चर्चा में तो ये हुआ कि सिविल सोसाइटी के लोग उसमें भागीदारी करें। तो लखनऊ हाईकोर्ट में एक मुकदमा दाखिल हुआ कि साहब इसमें सिविल सोसाइटी के लोग उसमें भागीदारी नहीं कर सकते हैं। ये सरकार का अपना अधिकार है, वो चाहे जिसको कानून जैसे चाहे वैसे बनाए। कानून बनाने की प्रक्रिया में जनता के लोगों को किसी तरह से भागीदारी नहीं होनी चाहिए। तो एक मुकदमा रिट पिटीशन दाखिल हुआ हाईकोर्ट में। उस हाईकोर्ट के पिटीशन में नैतिक पार्टी खुद ही उसमें एक पार्टी बनी और कही कि नहीं, न्यायालय के सामने उसका अनुरोध था कि नहीं, जनता की भागीदारी भी होना चाहिए। और ये लोकपाल विधेयक में जो जनता की भागीदारी हुई, जो अन्ना हजारे सहित कुछ लोग जनता की भागीदारी के रूप में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में बैठे और उसमें बहस किए, तो उस कानून को यहां हम लोगों ने हाईकोर्ट में इस बात को नैतिक पार्टी ने उठाया कि ये कानून सही है। अगर सरकार को जनता के बीच में जाके और जनता के लोगों के प्रतिनिधियों को बात सुनने में कोई हर्ज नहीं है। तो नैतिक पार्टी इसी तरह से समझती है कि जब भी कोई कानून बने, अभी बहुत सारे महत्वपूर्ण कानून बन गए और किसी ने उस पर गौर नहीं किया, जैसे कि अभी कोचिंग के लिए कानून बना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेताओं ने कोचिंग के लिए बुलाया हो शिक्षकों को, अध्यापकों को और विद्यार्थियों को, उनसे पूछा हो कि किस तरह का कानून बनाना चाहिए। अभी नर्सिंग होम के संबंध में कानून पारित हो गए, कभी जनता को पूछा नहीं गया कि नर्सिंग होम में मरीजों को किस तरह से नर्सिंग होम वाले परेशान करते हैं। वो जो कानून है क्या वो मरीजों के हित के लिए है या छोटे छोटे डॉक्टरों के हित के लिए है कि नर्सों के लिए हित के है या केवल वो व्यापार का अड्डा बन गया है। तो ये सारी बातें जब इस तरह से कानून जब आएंगे, जब बनने के आएंगे, चूंकि अभी नैतिक पार्टी इस दिशा में जो कदम बढ़ाने जा रही है वो कि जब भी इस तरह के जब कानून आएंगे तो वो गोष्ठी करेगी, विचार करेगी और लोगों को बताएगी कि इस तरह से कानून में जनता की भागीदारी होना चाहिए।
एक पूरी नैतिक पार्टी इस पूरी एक व्यवस्था के रूप में इस चीज को लाना चाहती है कि जब भी कोई ऐसा कानून बने जिसमें कि जनता के हित का कहीं भी शामिल हो, जनता का हित कहीं उसमें इन्वॉल्व है, जनता का अहित दोनों में रहता हूं, तो उस कानून में नैतिक पार्टी निश्चित रूप से गोष्ठी कराएगी, विचार विमर्श करेगी, जनता की राय जानेगी और जनता की राय से कानून बनाने वालों को बताएगी। ये बात निश्चित है कि चूंकि नैतिक पार्टी सत्ता में नहीं है तो वो लोग उस बात को माने या न माने, लेकिन जनता के में इस चीज को बहस जरूर कराएगी। हमारे देश में जनता का शासन है और जनता का इस वाले जी बिल्कुल सर, आपने जी बिल्कुल सर, जैसे कि पांडे जी ने हमें बताया, जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि अगर जनता का शासन है और इसको सुचारू रूप से चलाना है तो जनता का प्रतिनिधि बनकर नेताओं को ये शासन चलाना होगा और कानून बनाते समय जनता को इन्वॉल्व करना होगा। अगर जनता उदासीन है फिर भी जनता में जागरूकता लानी होगी और ये भी नेताओं के विशेष आचरण का एक हिस्सा होना चाहिए। नेताओं के विशेष आचरण के बारे में अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे हमारे अगले अंक में, तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। जय जनता। नमस्कार। जनता बनाम नेता में नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जनता बनाम नेता में। हम बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से, और पांडे जी हमें बता रहे हैं नेताओं के विशेष आचरण के विषय में। और ये भी बातचीत की हमने कि अगर जनता का शासन है तो कानून बनाने में जनता की एक्टिव जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक्टिव रोल होना चाहिए, और उसके लिए जनता को प्रेरित करना नेताओं की जिम्मेदारी है। नेताओं के विशेष आचरण की बातचीत को आज भी जारी रखेंगे और हमें इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर हमारे साथ है नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी। तो सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार। पिछले कुछ अंकों में हम बातचीत कर रहे हैं नेताओं के विशेष आचरण की, और जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि शपथ का पालन करना, अपनी हैसियत का लगातार जनता को हिसाब देते रहना, कानून बनाना और साथ ही उसमें जनता की जिम्मेदारी को निर्धारित करना, ये सभी नेताओं के विशेष आचरण के अंग हैं। तो इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे सर, आपसे जानना चाहते हैं इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे सर, आपसे जानना चाहेंगे कि नेताओं के दूसरे विशेष आचरण क्या होने चाहिए। तो देखिए सॉरी, क्या था ये नेताओं का सवाल, क्या बोली? ये कि नेताओं के एक मिनट। नेताओं का जो एक बहुत महत्वपूर्ण आचरण होना चाहिए यह है कि देश में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो राष्ट्रीय हित के व्यापक मुद्दे होते हैं, या जनता के हित के व्यापक मुद्दे होते हैं, या राष्ट्रीय संकट के संबंधी मुद्दे होते हैं। तो मैं समझता हूं कि नेताओं का जो इस पर कम से कम ऐसे मामलों में उनको एक मत होना चाहिए। आज की नेताओं की स्थिति ये हो गई है कि किसी भी नेता को एक मिनट, आज की स्थिति यह है कि नेता एक दूसरे का आलोचना करते रहते हैं। वही समझते हैं कि दूसरे की आलोचना करना, दूसरे की पार्टी की, एक पार्टी दूसरे पार्टी के नेताओं के आलोचना करके ही अपने पार्टी को समझती है कि वो ठीक काम कर रही है। इसको जब फिक्स करिए शुरू से। नेताओं का जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण आचरण होना चाहिए वो ये है कि कम से कम कुछ मुद्दों पर उन्हें आपस में एकता स्थापित करना चाहिए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो देश भर के लोगों के हित के मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे बिंदु आते हैं
जहां की राष्ट्रीय संकट के मुद्दे उठ खड़े होते हैं। तो इन मामलों में तो कम से कम नेताओं को एक होना चाहिए, उनका ऐसा आचरण होना चाहिए। जो राष्ट्रीय हित और व्यापक हित के मामले हैं उनमें उन्हें एकता दिखाना चाहिए। आज नेता क्या कर रहे हैं कि एक नेता दूसरे नेता की आलोचना करता है, एक नेता दूसरे नेता की गाली देता है, एक नेता का यही काम समझता है कि वो उसका मुख्य काम यही है कि दूसरे का आलोचना करना, जबकि आलोचना करनी कोई राजनीति में होती रहती है। लेकिन आलोचना का भी सिद्धांत होना चाहिए, आलोचना का भी एक व्यवहारिक एक पक्ष भी होना चाहिए। आलोचना के लिए आलोचना करना बिल्कुल गलत है, और इस तरह से आलोचना के लिए आलोचना जो नेता कर रहे हैं वो उनको इतना सतही बना दे रहा है कि नेताओं पर अब किसी तरह से उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है। वो समझता है कि अगर एक नेता ने कुछ कहा है तो दूसरा नेता कोई न कोई उसकी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करेगा, चाहे वो उसका कोई संदर्भ हो या न हो, चाहे उसको उस प्रतिक्रिया में कोई दम हो या न हो, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करना है। तो ये जो नेताओं का हल्कापन जो दिख रहा है ये लोकतंत्र को स्वस्थ नहीं बना रहा है, क्योंकि न उनका कोई चिंतन रह गया है, न उनको कोई विचारधारा रह गई है, न उसमें बातों में कोई दम रहता है, बस आलोचना के लिए आलोचना कर रहा है। मैं समझता हूं कि ये नेताओं के आचरण से ये जो आलोचना के लिए आलोचना करना खत्म होना चाहिए, और कुछ खास मुद्दे पर उन्हें एक स्वर से पूरे देश की समस्याओं को समझना चाहिए, एकता रखना चाहिए, और उसके हिसाब से उन्हें आगे काम करना चाहिए। और नेताओं में जो आलोचना करने का जो तरीका बन गया है, ये तो मैं समझता हूं जैसे कव्वालों का हुआ है, और जो कव्वाल बन चुके हैं नेता नहीं रह गए। नेता से ये अपने को कव्वाल के रूप में इन्होंने अपने को बदल लिया, और हर मामले में जैसे जवाबी कव्वाली होती है उसी तरह से नेता हमेशा जवाबी कव्वाली में लगे रहते हैं। ये बड़ा अशोभनीय है, और ये जवाबी कव्वाल को कहना लगता है कि ये अशोभनीय है, लेकिन जो वास्तविकता यही है कि आजकल देश के सारे नेता एक तरह से कव्वालों की तरह जवाबी कव्वाली में लगे हुए। जी बिल्कुल। और जैसा कि पांडे जी ने कहा कि नेता अब कव्वाल बन चुके हैं और जवाबी कव्वाली में लगे रहते हैं, लेकिन पांडे जी आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर वो अपने विरोधियों की जवाबदेही न करे या उनसे जो आरोप लगाए जाते हैं उनका खंडन ना करे, जवाब ना दे, तो कहीं पर ये नहीं साबित हो जाएगा कि वो उनकी बात को सच मान रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, या जनता के सामने उनकी एक कमजोर छवि नहीं बन जाएगी? कोई कंपनी अपना सामान बेचती है तो वो ये प्रचार नहीं करती है कि उस कंपनी का ये सामान खराब है, उसको नहीं खरीदना चाहिए, वो उस कंपनी के सामान में ये कमी है, बल्कि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट के गुणों का बखान करती है, और वो बताती है कि उसके जो प्रोडक्ट है उसके ये फायदे हैं, इस तरह से उसे इस्तेमाल करने से जनता को ये फायदा होगा। तो आज की राजनीतिक पार्टियों को ये अपने बारे में बताना चाहिए कि उनके क्या सिद्धांत है, उनकी क्या नीति है, उनके क्या कार्यक्रम है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने बारे में नहीं बताती कि वो क्या कर सकती है, या उसके लोग नेताओं का क्या आचरण है, चाहे किसी खास बिंदु पर उसके नेता का क्या अपनी सोच है। तो ये जो हमने कहा कि जो कव्वाली वाली बात, वो कव्वाल होने की जो बात कही वो इसी नाते कही कि वो इंतजार करते रहते हैं कि दूसरे नेता क्या बोले, फिर उसकी हम प्रतिक्रिया करें। आप नेता हैं, लोकतंत्र है, जनता के प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो जनता को बताइए कि किसी खास मुद्दे पर मेरा ये दृष्टिकोण है और मैं अपने दृष्टिकोण पर अडिग हूं। अगर ये दृष्टिकोण को दूसरे पार्टी को नहीं समझ पाती है तो उसकी ये सोच गलत है, उसको तर्क से तार्किक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, न कि उस दूसरे पार्टी के नेता को या दूसरे पार्टी को केवल उसको उसके जवाब के रूप में आप कुछ कहना। मैं समझता हूं पहले ऐसा था, लोकतंत्र की यही अच्छाई भी है। लोकतंत्र में जब वैचारिक रूप से कोई बात उठती है तो विभिन्न तर्कों से जब उसमें लोग अपनी बात को उठाते हैं तो एक गंभीरता आती है, और इसीलिए लोकतंत्र में एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी की तरफ लोग झुकते हैं कि इस पार्टी की नीति ये है, ये पार्टी अपने इस मामले पर उसका दृष्टिकोण ये है। तो ये जो पार्टियों का जो दृष्टिकोण बनता है तो जनता के मन में धीरे धीरे उतरता है और फिर जनता उसको समर्थन करने लगती है। लेकिन कोई दूसरी पार्टी को आलोचना करने से कोई एक पार्टी अच्छी नहीं हो जाएगी। नेता ही समझते हैं कि दूसरे पार्टी को हम चोर कहेंगे तो मैं साहूकार हो गए, अगर नेता कहेंगे दूसरी पार्टी भ्रष्ट है तो मैं हमारी पार्टी ईमानदार है। ये नहीं है। सच्चाई ये है कि ऐसा नेता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेताओं के पास अब अपने लिए अपने प्रशंसा करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है, अपने में कोई गुण नहीं है, अपने तो खुद ही अवगुण से भरे हुए हैं, तो इसीलिए दूसरे पार्टी की आलोचना कर करके अपने को गुणवान बनने की कोशिश करते हैं
और यही देश की लोकतंत्र की त्रासदी है। नेताओं ने 60 साल में देश की राजनीति को यही पहुंचाया है कि जब तक वो दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे तब तक उनकी पार्टी की कोई वजूद ही नहीं लगता है कि जैसे बचता है। तो दूसरे की आलोचना करके कोई पार्टी वजूद में नहीं रह सकती है। अगर वजूद में रहना है तो पार्टी को अपने छवि पर, अपने कार्यक्रमों पर, अपने नीतियों पर ही खड़ा होना पड़ेगा और यही नेताओं करना चाहिए, जो नेता नहीं कर रहा। इसलिए उनको इस आचरण की जरूरत है कि अपने पार्टी के बारे में, वो अपने सिद्धांतों के बारे में वो बताएं लोगों को, जनता को, ये करने की जरूरत है। तो आपका मानना है कि नेता अपनी भ्रष्ट राजनीति को सही साबित करने के लिए और खुद को सही साबित करने के लिए कहीं पर देश के व्यापक हित को भी इग्नोर कर देते हैं और उस मामले में भी अपने विरोधी दलों से एकमत नहीं होते और तब भी उनकी आलोचना करते रहते हैं? ये सही है कि नेता राष्ट्रीय व्यापक हित पर भी एकमत नहीं होते हैं। आज इस देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई और भ्रष्टाचार। लेकिन पूरे देश में सभी राजनीतिक पार्टियां इस महंगाई और भ्रष्टाचार के मामले में एक नहीं है। एक पार्टी कहती है कि दूसरी पार्टी भ्रष्ट है, एक पार्टी कहती है कि महंगाई के लिए वो पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन जबकि ये सच नहीं है। भ्रष्टाचार और महंगाई पिछले 60 साल में हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ। पिछले 60 सालों से देश में महंगाई की बात उठती रहती है, भ्रष्टाचार की बात उठती रहती है, तो कोई एक पार्टी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये जितनी पार्टियां हैं सबको कहीं न कहीं शासन करने का मौका मिला और फिर भी महंगाई और भ्रष्टाचार इस देश में बढ़ा, तो सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। तो कम से कम महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमारे देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को एक मत से इस समस्या का समाधान करना चाहिए। और ये दोनों समस्या ऐसी है जो किसी एक पार्टी से संबंधित नहीं है, न ये समस्या ऐसी है जो जन जन से, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक से संबंधित है। एक एक व्यक्ति से संबंधित होने के नाते हर पार्टी का ये दायित्व बनता है कि इस मामले से सब मिलजुल कर एक साथ इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। लेकिन कहीं नहीं दिखता कि, कम से कम आज तो नहीं दिखता कि सभी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे पर एक मत से एक निर्णय लेकर और समस्या को सुलझाना चाहती है। इसी तरह देश में और भी बहुत समस्याएं हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं और पूरी जनता से संबंधित है। चाहे वो शिक्षा का प्रश्न हो, स्वास्थ्य का प्रश्न हो या आबादी का प्रश्न हो, तो इन सारे बिंदुओं पर लोग अगर सारी पार्टियां मिलकर एक मत हों, सारी पार्टियां मिलकर बैठे हैं, सब इन बिंदुओं पर हम एक दूसरे के साथ हैं, इन बिंदुओं पर हम देश हित में काम करेंगे, इन बिंदुओं पर हम कभी आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि और बेहतर से बेहतर सुझाव वो प्रस्तुत करें, जनता को विश्वास मिले और सारे लोग अगर मिलकर ऐसा काम करें तो देश हित में भी होगा और जनता के हित में भी होगा। लेकिन वो राजनीतिक पार्टियों का अपना जो छिछलापन है, जो अपना स्वार्थ है, ये सारी राजनीतिक पार्टी स्वार्थियों से भरी हुई है और वो जितने स्वार्थी हैं, पूरी सब पार्टियों में स्वार्थियों का एक मैं कहता हूं कि एक जमावड़ा हो गया है और ये सारे स्वार्थी अपने अपने स्वार्थ में दिन रात सोचते रहते हैं और इसीलिए वो स्वार्थ को आगे कैसे बढ़े, इस स्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह उनको सत्ता में पहुंचे और अपने सुख सुविधा के लिए काम करें, बस उनका ये एकमात्र उद्देश्य रह गया। तो इसीलिए ये राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से देश में काम कर रही हैं, ये एक गलत आचरण का निर्वाह कर रही हैं, राष्ट्रीय मुद्दे पर एक नहीं हो रही हैं, तो इससे जनता को सीधा नुकसान हो रहा है और इन चीजों को नैतिक पार्टी ही आगे बदलेगी और नैतिक पार्टी निश्चित रूप से ऐसे मामलों में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसमें कभी विरोध नहीं करेगी, बल्कि जो राष्ट्रीय मुद्दे पर हैं उनमें अपना अच्छे से अच्छा सुझाव देगी, उनको उन मामलों में उसके लोगों से अधिक जो बेहतर से बेहतर विकल्प हो सकते हैं नैतिक पार्टी प्रस्तुत करेगी और नैतिक पार्टी कम से कम जनता के हितों के विरुद्ध, जो राष्ट्रीय जनता के हित है उनके विरुद्ध तो कभी नहीं काम करेगी। जैसे कि पांडे जी ने हमें बताया कि अगर जनता का शासन, जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि अगर जनता का शासन लाना है और जनता के व्यापक हितों को देखकर चलना है तो फिर नेताओं को कहीं पर विरोधिता की इस भावना का त्याग करना होगा और जब देश के हित की बात आए तो वहां पर उन्हें ये मानकर चलना होगा कि विरोध करना ही एकमात्र राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ना भी राजनीति का हिस्सा है और तब जनता की समस्याएं शायद सुलझ पाएंगी और जनता वास्तविक रूप से शासन में भाग ले पाएगी। आज के लिए बातचीत को यहीं पर खत्म करेंगे, कल इसी बातचीत को जारी रखेंगे। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।
आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। नमस्कार। आज बातचीत को यहीं पर खत्म करेंगे, कल इसी बातचीत को जारी रखेंगे। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।